हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग बेसिकली पावर का कंसेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम नीट में आए हैं, एम्स में आए हैं और भी बहुत अदर सोर्सेज से पिक किए गए हैं। सो सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं और लास्ट में हम लोग थ्योरी भी देखेंगे। सो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग एक करके पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपके पास में टाइम स्टैम्पिंग भी दिया गया है, सो आप चाहें तो पहले थ्योरी देखना चाहें तो पहले थ्योरी भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो नीट 2016 से पिक किया गया है। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे न्यूटन। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। सो बेसिकली आपको फोर्स दिया गया है और पावर क्या डेवलप्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। मीन्स की पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पर आपको फोर्स दिया गया है, सो F दिया गया है आपको 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट कर, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स से आप निकालोगे एक्सलरेशन और एक्सलरेशन को यदि आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या निकलता है? वेलोसिटी। सो पहले मैं एक्सलरेशन निकालता हूँ। एक्सलरेशन होता है फोर्स बाय मास, मास का वैल्यू है 1 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे। यही आ गया आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt, मीन्स की वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। मैं इसको dv बाई dt के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर टाइम का फंक्शन है। यदि ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो मैं इसको लिखता है, एक्सेलरेशन को लिखता है v इंटू डी बाई डी एक्स। ये भी हम लोग देखेंगे। सो dv बाई dt इज इक्वल टू हो गया 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे, और यहाँ से हो जाएगा आपको dv इज इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। सो देखो स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मान लो कि 0 है और टाइम t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है। तो क्या हो गया? v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2i प्लस टी क्यू जे, और लिमिट हो गया 0 टू t। सो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यू जे। सो आपको v का वैल्यू निकल गया, f का वैल्यू दिया गया है। सो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो पावर निकल जाएगा। पावर का वैल्यू हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और f का वैल्यू क्या है? 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे डॉट v का वैल्यू क्या निकल के आया हमें? t स्क्वायर आई प्लस टी क्यू जे, डेट इज़ 2tq प्लस 3t5 वाट। सो ये पावर का वैल्यू आया। क्लियर है? आसान प्रॉब्लम था। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है जो कि आपको नीट 2015 से पिक किया गया है। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 liters ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्करी। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यू एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द पावर इन वाट इज। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो आपको पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। सो आपको फोर्स निकालना होगा और आपको वेलोसिटी निकालना होगा। सो अब देखो कि इसमें दिया गया है कि मैन का जो हार्ट है वो 5 liters ऑफ ब्लड पंप करता है आर्टरीज से 1 मिनट में। तो सपोज करो कि ये आर्टरीज का मैं जस्ट शेप बना रहा हूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये यदि एरिया A है तो 5 मिनट में जो ब्लड है ना, ये सपोज करो यहाँ पर जो इंटर t इज इक्वल टू 0 पर इंटर किया, वो t इज इक्वल टू 5 मिनट पर ब्लड यहाँ तक पहुँचा है। मीन्स कि इसमें पूरे में जो ब्लड को यदि वॉल्यूम चेक किया जाए ना तो वो कितना है? 5 लीटर। क्लियर है? अब इसको देखो कि आपको यदि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो इसको क्या लिख सकते हो? F इंटू वी लिख सकते हो। और फोर्स और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। सो क्लियरली फोर्स लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो कि यदि आपको 150 mm या मरकरी का एक हाइट h दिया जाए और उसका डेंसिटी दिया गया है तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? रो एच जी। सो यहाँ से फोर्स का वैल्यू हो जाएगा रो एच जी इंटू ए।
अब वेलोसिटी में इसको करो, सो आप हो जाएगा रो एच जी इंटू ए इंटू वी, इट इज़ रो एच जी ए। और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ बाय टाइम। सो क्लियरली ये हो गया रो एच जी ए एल बाई टी, और एल का वैल्यू ए इंटू एल वॉल्यूम के इक्वल होता है बाई टाइम। सो ये हो गया रो एच जी इंटू वॉल्यूम। सो ये हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। आपको क्या दिया गया है, 1 मिनट, दैट इज़ 60 सेकेंड। सो क्लियरली 60 सेकेंड में जो ये जो यहाँ वाला ब्लड था ना, वो यहाँ तक आ गया, इस लेंथ तक आ गया है। ये क्लियर है। सो अब वॉल्यूम को आप किस में दिया गया, लीटर में दिया गया, उसको मीटर क्यू में चेंज कर दो। तो आपको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यू। सो 5 लीटर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू। अब सारे को आप चेंज कर दो उसी के अकॉर्डिंगली। सो प्रेशर हो गया, रो का वैल्यू है 13.6 इंटू 10⁻³ एच का वैल्यू है 150 mm ऑफ मरकरी, डेट इज़ 0.15 मीटर ऑफ मरकरी। जी का वैल्यू हो गया 10, और वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू 60 सेकेंड। क्लियर है। सो यहाँ से आपको प्रेशर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1.7 वाट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, 1.7 वाट आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये आपको नीट 2015 में पूछा है। सो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k वाट। सो यहाँ पर पावर कांस्टेंट है k वाट। ठीक है। If the particle starts from the rest, the force on the particle at time t is। So particle यदि रेस्ट से स्टार्ट किया तो उस पर फोर्स किसी टाइम t पर क्या लग रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट हाउ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। ये आपको एग्जाम में नहीं था, मैं जस्ट यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आपको जो पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो आपका एम क्या है, फोर्स कैलकुलेट करना। F इज इक्वल टू एम ए निकालना होगा। ए कैसे निकालोगे, ए निकाल सकते हो आप वेलोसिटी के थ्रू। ठीक है। सो यहाँ पर पावर दिया गया है k, कांस्टेंट पावर k दिया गया है, तो पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी के। फोर्स को आप लिख दो m इंटू ए। सो m इंटू ए इंटू वेलोसिटी। अब एक्सलरेशन को भी तो आप वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो, तभी तो आपको कैलकुलस के रूप में ये आ जाएगा। तो ये हो गया m इंटू डी वी बाई डी टी इंटू वी, डेट इज एम वी डी वी बाई डी टी। सो आप यदि ये लाइन तक समझ गए ना कि पावर को आप सीधे लिख दोगे m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो आप लिखोगे m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ से आ जाएगा v डी वी इज इक्वल टू के बाई एम डी टी। क्लियर है। ठीक है, अब तो एकदम आराम से बन गया। वेलोसिटी बहुत एक लाइन में निकाल लोगे, इसको बस आपको कैलकुलस का यूज़ करना है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 था क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। सो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k बाई एम इंटू टी, और v हो गया 2k बाई एम t का पावर 1/2। इसको रट लो। यदि कांस्टेंट पावर की बात करेगा ना, तो कांस्टेंट पावर का वैल्यू जो भी हो ना वो लिखना 2p t बाई एम का पावर 1/2। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और ये कैसे आया ये हम लोग देख लिए। अब आपको फोर्स निकालना, फोर्स के लिए एक्सलेशन चाहिए, तो एक्सलेशन के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे। सो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया, सो डी वी बाई डी टी हो गया स्क्वायर रूट 2k बाई एम, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 t का पावर -1/2। सो ये आ गया आपको स्क्वायर रूट k बाई 2m t का पावर -1/2। और फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया स्क्वायर रूट km/2 t का पावर -1/2। क्लियर है। कुछ इसमें नहीं था, आपको एक्सेलरेशन निकालना था, पावर के फॉर्मूला से पहले वेलोसिटी निकाले, फिर डिफ्रेंशिएट करके आपने निकाल लिया। सो आप देखोगे तो ऑप्शन क्या सी करेक्ट है। ठीक है। सो आई थिंक इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप यदि चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको मालूम है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन।
सो पावर हो गया dw/dt और ये कांस्टेंट k के इक्वल है। यहाँ से आप w का वैल्यू निकाल दिए और इसी को आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये यहाँ से आपको वेलोसिटी v का वैल्यू निकल गया। सो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। और पोजीशन किसी पार्टिकल का कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहाँ पर आपको वेलोसिटी मालूम है, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे तो पोजीशन निकल जाएगा। सो v = ds/dt लिखो और फिर आप इसको इंटीग्रेट करो। सो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो मैं मान लिया कि पार्टिकल t = 0 पर उसका जो पोजीशन था वो s = s0 था, मीन्स कि उसने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया था। और उस केस में आप देखो क्या आ जाएगा, s - s0 का वैल्यू ये आ गया और यहाँ से s का वैल्यू ये आ गया। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि यदि पार्टिकल टाइम t = 0 पर ओरिजिन पे था तो s0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा। सो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है t⁻3/2 और वेलोसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है t⁻1/2 जब पावर क्या हो, कांस्टेंट। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू कार हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p0, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू। सो ये हम लोग देख चुके हैं t⁻1/2 होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो t⁻3/2 होगा। तो क्लियर है, बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द स्पीड v रीच्ड बाय अ कार ऑफ मास m दैट इज ड्रिवन विद अ कांस्टेंट पावर एंड x इज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट। ये आपको नीट में नहीं प्रॉब्लम पूछा है, बट ये अच्छा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट पावर का सारा कंसेप्ट समझ लेंगे। तो कांस्टेंट पावर रहता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वो कैसे वेरी करता है उसको समझ गए। अब वो डिस्टेंस के रूप में कैसे वेरी करता है वो देख लेते हैं। सो कांस्टेंट पावर p है, सो इसको लिखोगे f × v और यहाँ से ये लिखोगे आप m × a × v और चूँकि आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है टाइम की जगह, सो एक्सलरेशन को अब क्या लिखोगे, एक्सलरेशन को अब लिखोगे v × dv/dx। अब ध्यान दो, एक्सलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, v × dv/dx और होता है dv/dt, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस फॉर्म में लिखना है। सो ये हो जाएगा m × v × dv/dx × v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पावर p और यहाँ से हो जाएगा v² dv इज इक्वल टू p/m × dx। अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पर सपोज करो कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो कितना था, 0 और x इज इक्वल टू x पर उसका जो वेलोसिटी है वो v है। मीन्स कि वो जब स्टार्ट किया मोशन x इज इक्वल टू 0 से तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो ये क्या हो जाएगा, v/3 और लिमिट हो गया 0 to v और इधर हो गया p/m × x, लिमिट हो गया 0 to x। सो क्लियरली ये हो जाएगा v³/3 इज इक्वल टू px/m और v³ इज इक्वल टू 3px/m और यहाँ से v हो गया 3px/m का पावर 1/3। आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट करेक्ट है। सो कांस्टेंट पावर होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, ये हम लोग देख लिए। अब प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो यहाँ पर कांस्टेंट पावर की जगह यदि कांस्टेंट फोर्स हो तो कैसे करोगे। द पावर जनरेटेड इज रिलेटेड टू टाइम इलैप्स t एज। सो कांस्टेंट फोर्स रहे तो पावर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया गया फोर्स कांस्टेंट, सो F इज इक्वल टू कांस्टेंट और आपको पावर निकालना है। पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो अब आपको वेलोसिटी निकालना होगा। सो फोर्स से आपको वेलोसिटी निकालोगे। सो फोर्स F इज इक्वल टू ma हो गया और चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है सो एक्सलरेशन को लिख दोगे dv/dt और यहाँ से हो गया dv/dt इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय मास इनटू टाइम t। सो वेलोसिटी को मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। यहाँ पर जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, dv इज इक्वल टू f/m dt लिखोगे। सो फोर्स चूँकि कांस्टेंट है इसलिए आप इसको इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर रखोगे। क्लियर है। सो पावर हो गया F.ft/m दैट इज f²/m × t और क्लियरली पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t हो गया। सो ऑप्शन देखोगे तो बी करेक्ट हो जाएगा।
Next problem, problem number 7. One coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of two coolie are in the ratio. So ये देखो, ये बेसिकली कंसेप्ट है कि सपोज करो कि m मास के बॉडी को यदि आप h हाइट तक लेकर गए तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने यहाँ पर ले आया तो वर्क डन w हुआ mgh. सो दोनों कूली ने सेम वर्क डन किया और पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन. सो क्लियरली वर्क डन यदि सेम हो तो पावर का रेशियो क्या होगा, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा. मीन्स कि जो आदमी जितना जल्दी काम कर देगा आप बोलोगे उसका पावर ज़्यादा है. भाई यदि कोई आदमी तुरंत उठा ले रहा है तो बोले उसका पावर ज़्यादा है. सो क्लियरली P1 बाई P2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 और ये टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या है 30 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, दैट इज़ 1/2. सो P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1/2. सो आप ध्यान देना कि पावर होता है वर्क बाई टाइम और P1 बाई P2 इज इक्वल टू W1 बाई W2 इंटू T2 बाई T1. और यदि सेम वर्क हो तो आप T2 बाई T1 कर देना और सेम टाइम लगे तो W1 बाई W2 कर देना. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8. ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है. एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ हॉज पाइप. वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन द पाइप इज 100 kg पर मीटर. व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन. सो देखो, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर दिया गया 100 kg पर मीटर, वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड. तो पावर होता है म्यू इंटू वी क्यू. मीन्स कि मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी का पावर 3. क्लियर है. सो सिंपल ये फार्मूला को आप रिमेंबर कर लो, याद कर लो. ये फार्मूला आया कैसे वो हम लोग अभी देखेंगे. सो क्लियरली यहाँ से ये हो जाएगा 800 वाट. आसान प्रॉब्लम था. अब इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, प्रूफ क्या है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. सो देखो, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है. फोर्स को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सलरेशन, वेलोसिटी को वेलोसिटी ही रखो और ये m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी कर दिए. अब कांस्टेंट एक्सलरेशन की बात करोगे, मीन्स कि यदि कोई बॉडी है उसका एक्सलरेशन यदि कांस्टेंट हो, जैसा कि पिछला केस में था, तो आप बोल सकते हो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेट इज इक्वल टू वी बाई टी. आप मान रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मीन्स कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया है जीरो वेलोसिटी से. ठीक है. सो इस केस में पावर हो जाएगा एम वी बाई टी, डेट इज़ एम इंटू वी स्क्वायर बाई टी. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको होना चाहिए. आपने सिंपल एक काम किया कि एक्सलरेशन को लिख दिया वेलोसिटी बाई टाइम. अब आपने ये फॉर्मूला तो खैर निकाल लिया कि पावर हो गया एम वी स्क्वायर बाई टी, लेकिन इसमें मास का आपको नहीं दिया गया. आपको क्या दिया गया, मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है. सो क्लियरली आपको मालूम है कि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेट इज़ रो इंटू ए इंटू एल. सपोज करो कि ए लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इस हॉज पाइप का और इसका लेंथ यदि एल है तो क्लियरली ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल. सो रो ए एल हो गया वॉल्यूम और इसी में पूरा पानी भरा है. तो पावर हो जाएगा रो ए एल वी स्क्वायर बाई टी और यहाँ से वी स्क्वायर को इधर ले आओ तो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर एल बाई टी. अब ये देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो स्टार्ट हुआ और t इज इक्वल टू टाइम t तक ये पूरा जो पानी था वो यहाँ पर आ गया. मीन्स कि यदि इसका वेलोसिटी v होगा तो यहाँ पर जो पानी है उसने t टाइम में यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो पानी का l होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा. तो क्लियरली L का वैल्यू आप लिख सकते हो V इंटू टी और यहाँ से आ जाएगा ये रो ए वी क्यू. सो पावर हुआ रो ए वी क्यू और आप देखो कि रो ए क्या किसके बराबर होता है, रो ए हो गया मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, बिकॉज ये टोटल मास हो गया रो ए एल और इसको लेंथ से डिवाइड कर देते हो तो यही हो जाता है रो ए. सो क्लियरली पावर हो गया रो ए वी क्यू इज इक्वल टू म्यू वी क्यू. आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह से कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे बोलना. बहुत ही आसान है. पहले हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला निकाला और उसके बाद उसको मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में चेंज किया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी सिमिलर
पर बेस्ड है। ए विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर विंड स्पीड v द इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम भी पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर भी आप सपोज करो कि ये विंड का ब्लेड्स हैं, ठीक है, और ये विंड का ब्लेड्स है ना, और जितना ये ब्लेड से एयर क्रॉस कर रहा है उसी हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर रहा है। मीन्स कि पावर जो है ना उसी तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू वी क्यू। जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा था कि हॉज पाइप के केस में कि कितना वो वाटर निकाल रहा है, मीन्स कि मास पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पर भी म्यू क्या है, विंड मास पर यूनिट लेंथ यहाँ भी है, ठीक है, और v क्या है, उसका वेलोसिटी। सो क्लियरली और कांस्टेंट विंड स्पीड v के लिए यहाँ पर जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v q के। सो ऑप्शन सी होगा। आपको ए बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। सो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और आपको मालूम है v बराबर u प्लस ए टी। चूँकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बोल सकते हो ए टी के इक्वल होगा, और फोर्स क्या होगा, एम ए के इक्वल होगा। सो ये होगा f इज इक्वल टू एम ए और वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी, दैट इज़ एम ए स्क्वायर इंटू टी। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो आप देखो कि टाइम t1 पे वेलोसिटी का वैल्यू v1 है। सो v1 इज इक्वल टू 0 प्लस ए t1, और यहाँ से a का वैल्यू हो गया v1 बाई t1। सो ये हो गया m इंटू v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू t, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू t। सो अब देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, जैसा पिछला प्रॉब्लम देखे थे ना उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। प्रॉब्लम नंबर 12 देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये आपको नीट 2008 से पिक किया गया है। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाई टर्बाइन। मीन्स कि टर्बाइन कितना पावर को जनरेट कर रहा है। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सपोज करो कि ये कोई टर्बाइन है, ठीक है, जो कि रोटेट करता है, और यहाँ से m मास के वाटर को आप ड्रॉप करते हो। सो यदि m मास के वाटर को ड्रॉप करोगे तो जो टोटल जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पर यदि h हाइट है, सो यहाँ पर जब ये गिरेगा ना तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। सो ये काइनेटिक एनर्जी ना इसको घुमा देगा। सो ये जो वर्क डन जो टरबाइन करेगा ना वो इक्वल होगा जितना से इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा है। सो वर्क डन बाय टरबाइन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। सो वर्क डन इक्वल हुआ mgh के, और देखो पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम। सो फॉर 1 सेकेंड, यदि मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो पावर हो जाएगा वर्क डन w के, और यहाँ से इक्वल हो जाएगा mgh के। सो 1 सेकेंड में क्या है, 15 kg पर सेकेंड है। सो ये हो गया 15 इंटू g का वैल्यू 10, और हाइट है 60। सो 60 ये हो गया वर्क डन 1 सेकेंड में। और इफ़िशियंसी देखो क्या क्या होगी यहाँ पर, ये ना फ्रिक्शनल फोर्सेस में लूज़ कर रहा है 10% ऑफ एनर्जी, मीन्स कि 90% एनर्जी ही यूटिलाइज कर पा रहा है। सो टरबाइन जो टोटल वर्क डन जो हो रहा है ना इसके ऊपर, इसका 90% ही एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.1 किलोवाट। क्लियर है, आसान था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। ए फोर्स इज इक्वल टू 60I प्लस 15J माइनस 3K न्यूटन एंड वेलोसिटी इज 2I माइनस 4J प्लस 5K मीटर पर सेकेंड, देन द इंस्टेंटेनियस पावर इज। तो पावर होता है F डॉट V। F डॉट V कर दो तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 4 minus 3 into 5, that is 120 minus 60 minus
15 डेट इज़ ये हो गया 60 माइनस 15 डेट इज़ 45। आपको डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत है तो जो वेक्टर का वीडियो है उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। सो आंसर हो जाएगा बी 45 वाट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एम्स 2012 से लिया गया है। ए मोटर ड्राइव्स अ बॉडी along a straight line with a constant force. The power developed by the motor must vary with time t. So constant force है और power क्या होता है, P होता है F डॉट V. So clearly force तो F तो constant हो गया और जो velocity है वो क्या होगा, यदि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, और यहाँ से जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू होगा at। ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट मास है तो एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी at के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा m इंटू ए इंटू ए टी डेट इज़ एम ए स्क्वायर टी डेट इज़ p इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर टी एंड p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। बहुत ही आसान था। सो ये क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। A force applied by an engine of train of mass 2.05 into 10 to the power 6 kg changes its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 5 minutes. The power of engine is। तो आप जानते हो कि पावर होता है क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड में हो रहा है। तो इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब फिर कैसे निकालोगे पावर। सो आपको मालूम है कि पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, मीन्स कि रेट ऑफ वर्क डन। और यहाँ पर वेलोसिटी यदि चेंज हो रहा है टाइम में तो आप क्या लगा सकते हो, बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप निकाल सकते हो वर्क डन कितना हुआ, जितना से इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। सो W हो जाएगा 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर, और इसको आप टाइम से यदि डिवाइड कर दोगे तो ये निकल जाएगा पावर के इक्वल। तो हम लोग यही काम कर लेते हैं। सो P हो गया 1/2, m का वैल्यू हो गया 2.05 इंटू 10 टू पावर 6, और vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डेट इज़ 25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और टाइम क्या है 5 मिनट्स डेट इज़ 5 इंटू 60। सो ये हो गया 1/2 इंटू 2.05 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 625 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 300, और ये हो गया 1/2 इंटू 2.05 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 300। सो अब सॉल्व हो गया। तो ये आ गया 2.05 मेगावाट। तो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 मेगावाट होता है 10 टू पावर 6 वाट के। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। कार ऑफ मास 1250 kg experiences a resistance of 750 Newton when it comes at 30 meter per second. If the engine can develop 30 kilowatt at this speed, the maximum acceleration can engine will produce. So आप देखो कि पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। और फोर्स क्या है, यदि कोई कार है, सपोज करो ये कार है, ये मूव कर रहा है इस तरफ ए एक्सलरेशन से, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो या जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा हो वो 750 न्यूटन हो। सो इस पर नेट फोर्स ये कितना लगाएगा, एक तो ये 750, ये एफ नेट है मान लेते हैं। सो नेट फोर्स एक तो 750 न्यूटन का जो फोर्स है उसको ओवरकम किया, प्लस ए एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो एम ए, मीन्स कि नेट फोर्स कितना होगा 750 प्लस एम ए। सो ये हो जाएगा 750 प्लस एम ए इंटू वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड डेट इज़ 30 हो गया, और यहाँ से ये इक्वल है आपको 30 किलोवाट के डेट इज़ 30 इंटू 10 टू पावर 3 वाट। और ये देखो क्या हो जाएगा 750 प्लस मास का वैल्यू क्या है 1250 इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू हो गया 30 इंटू 10 टू पावर क्यूब बाई 30 डेट इज़ 1000, और ये हो गया 1250, ए इज़ इक्वल टू 250, और ए हो गया 250 डिवाइडेड बाई 1250। सो ये हो गया 1/5 डेट इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, ये बहुत ही आसान था। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि व्हाट विल बी द पावर इफ़ द कार मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो कार यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 750 × 30। ठीक है, सो बहुत आसान है, ये वाट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब हम लोग पावर का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। वो बहुत आसान थ्योरी है, बहुत छोटा थ्योरी है और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। सो जैसा कि अभी तक हम लोग देखे हैं कि पावर को आप डिफाइन कैसे करते हो, तो पावर ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एट द रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय द बॉडी। बॉडी जिस रेट से वर्क डन करेगा उसी को आप पावर बोलते हो। तो एवरेज पावर होगा यदि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डब्ल्यू वर्क कर रहा है तो एवरेज पावर क्या होगा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन यदि मान लेते हैं कि टाइम के साथ जो वर्क कर रहा है वो यदि चेंज हो रहा होगा तो आप एवरेज पावर का यूज़ नहीं करोगे, तब आप इंस्टेंटेनियस पावर का यूज़ करोगे। जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, वैसे ही होगा एवरेज पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस पावर होगा वर्क का डिफ्रेंशिएशन, डेट इज एफ डॉट वी के इक्वल होगा। सो पावर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी एंड पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। अब इसका हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन होता है पावर का एफ डॉट वी। सो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1, सो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। इसका यूनिट होता है वाट, ये तो आपको क्लियर है, या जूल पर सेकेंड भी होगा। चूँकि एनर्जी या वर्क का होता है जूल, उसको सेकेंड से डिवाइड करोगे तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा एसआई में, और यदि सीजीएस में बात करोगे तो अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन जो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर। ठीक है, अब इन सब के बीच का रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो 1 वाट हो गया 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज पावर जानते हो क्या होता है W बाई टी। सो यदि W का वैल्यू 1 कर दो, T का वैल्यू 1 कर दो तो ये आपको 1 होगा। सो क्लियरली 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और आप यदि इसको CGS में चेंज करोगे तो 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितना के इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट होता है 10⁻⁶ वाट के इक्वल। 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट के इक्वल। आसान था कंसेप्ट। अभी लास्ट कुछ पावर के कंसेप्ट समझ लेते हैं। यदि वर्क डन बाय 2 बॉडीज इज सेम होगा तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, डेट इज द बॉडी विच परफॉर्म्स गिवन वर्क इन लेसर टाइम पोजेसेस मोर पावर एंड वाइस वर्सा। सो पावर का रिलेशन यदि 2 बॉडी में देखोगे तो P1 बाई P2 होगा W1 बाई W2 इंटू T2 बाई T1, और क्लियरली यदि W1 W2 सेम होगा तो P1 बाई P2 हो गया T2 बाई T1, और यदि टाइम सेम हो गया तो P1 बाई P2 हो गया आपको W1 बाई W2। क्लियर है, मीन्स कि सेम टाइम में जो ज़्यादा काम करेगा वो उसके पास में ज़्यादा पावर है। अब ये देखो कि पावर यदि वर्क बाय टाइम होता है, सेकंड कंसेप्ट है ये, तो यदि पावर को आप यूनिट ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट ऑफ वर्क देगा या यूनिट ऑफ एनर्जी देगा। ठीक है, सो न कि पावर देगा। लाइक मैं यदि बोलूँ किलोवाट आवर, ये कई सवाल पूछते हैं, सो किलोवाट आवर बोलो या मैं वाट डे बोलूँ, ये सब किसका यूनिट है? क्या ये पावर का यूनिट है? तो नहीं, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये वर्क या एनर्जी का यूनिट है। सो 1 किलोवाट आवर कितना के इक्वल हुआ? देखो ये हुआ 1 किलोवाट आवर। सो आप बोलोगे किलो के लिए आप लिखोगे 10⁻⁻⁴, ठीक है, और वाट के लिए लिखोगे आप जूल पर सेकेंड, और आवर के लिए लिखोगे कितना 60 सेकेंड इंटू 60। ठीक है, 60 इंटू 60 मिनट हो गया, 3600 मिनट, 3600 सेकेंड हो गया। सो क्लियरली सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, और ये कितना आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यदि मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको मालूम है कि P होता है dW बाई dt, मीन्स की रेट ऑफ वर्क डन। सो यदि वर्क और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो इसमें यदि किसी का स्लोप लोगे ना तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप होगा वही पावर दिखाएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप यदि एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। सो क्लियरली tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? पावर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स कि tan थीटा हो गया dW बाई dt।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ्स गिव यू द वर्क डन। ये भी बहुत आसान है। सपोज करो कि यदि मैं पावर टाइम ग्राफ बोलूँ, पीटी ग्राफ बोलूँ, तो जो एरिया इसके अंडर में होगा ना वो आपको वर्क डन दिखाएगा। सपोज करो ऐसे से मैं बोल दिया और पूछा कि वर्क डन क्या हुआ, मीन्स कि पावर टाइम ग्राफ ऐसे है तो आपसे वर्क डन पूछेगा तो ये एरिया निकाल देना, यही क्या हो जाएगा, वर्क डन। सो यदि सपोज करो कि एक फिगर बना देता हूँ, ये आपको पावर और टाइम का ग्राफ है, ये वैल्यू हो गया सपोज करो 4, ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है 2। तो आपसे पूछेगा कि वर्क डन कितना हुआ इस ग्राफ से एग्ज़ाम में, तो क्या निकालोगे, W बोल दोगे 1/2 × 2 × 4 डेट इज़ 4 जूल। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और मेरे ख्याल में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी यदि डाउट हो तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। आप कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट लिख करके पूछिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।